हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2017 मैथमेटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर के सॉल्यूशन से आपको सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमंग द फॉलोइंग चूज़ द ऑड वन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सियम ऑफ चॉइस, सेकेंड ऑप्शन है बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और थर्ड ऑप्शन है पिजन होल प्रिंसिपल और ऑप्शन फोर्थ जॉन्स लेमा है। तो ये जो एक्सियम ऑफ चॉइस, बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और जॉन्स लेमा, ये तीन जो ऑप्शन है ये एक्चुअली सेट थ्योरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। मीन्स एक्सियम ऑफ चॉइस को एज्यूम करके हम बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और जॉन्स लेमा प्रूव कर सकते हैं। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को एज्यूम करके एक्सियम ऑफ चॉइस और जॉन्स लेमा प्रूव कर सकते हैं, और ऐसे ही जॉन्स लेमा को एज्यूम करके हम बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और एक्सियम ऑफ चॉइस प्रूव कर सकते हैं। मीन्स कि जो ऑप्शन ए में दिया है वो इक्विवेलेंट है ऑप्शन बी के, और ऑप्शन बी इक्विवेलेंट है ऑप्शन सी के। एक्सियम ऑफ चॉइस, बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और जॉन्स लेमा, ये तीन ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो पिजन होल प्रिंसिपल है वो भी एक्चुअली सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका बाकी इन तीनों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पिजन होल प्रिंसिपल ही ऑड है, डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ फाई डिनोट्स द नल सेट, एम्प्टी सेट, देन अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स इज़। तो हमें इसमें देखना है कि चार स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, यहाँ पर ये फर्स्ट एम्प्टी सेट है और दूसरा एम्प्टी सेट नहीं है। एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है फाई, एम्प्टी सेट। तो अगर हम किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर हम आए तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो सेट है वो भी नॉन एम्प्टी है, उसमें एक एलिमेंट है, और दूसरा जो है सेट है वो भी नॉन एम्प्टी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कभी एम्प्टी सेट नहीं आ सकता है। एक्चुअली वो किसके बराबर आएगा, दोनों सेट कॉमन है तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सेट आएगा। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये सेट है उससे एम्प्टी सेट, हम थर्ड स्टेटमेंट में इस सेट से हम एम्प्टी सेट को रिमूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट से ये एक्चुअली होना चाहिए था, ये जस्ट एम्प्टी सेट और ये सेट सेम वही सेट आ जाएगा। डिफरेंस एम्प्टी सेट को अगर हम निकालेंगे इसमें से तो यही सेट आएगा, और इसलिए, और जबकि यहाँ पर दिया है जस्ट ये इक्वल है एम्प्टी सेट के, तो ये भी ऑप्शन हमारा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेट दिया है जिसमें दो एलिमेंट है, और यहाँ पर एक सेट दिया है जिसमें एक एलिमेंट है। तो हम जब इस सेट से दूसरे सेट को हम रिमूव करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ऑब्वियसली कभी ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, ये कभी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हमारा जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है या फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तो इन चार स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसका सलूशन आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, और ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट या किसी रिजल्ट से प्रूफ नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक सिंपल एक दूसरे फंक्शन की ज़रूरत होगी, और कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए डिफ़िकल्टी का लेवल,
तो 5 स्टार में से मैं इसको 2 स्टार देना चाहूँगा। और एक बात और भी है, इस क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं कि ये नेट के पेपर के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, और कभी भी ये किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट में भी या गेट में भी पूछा जा सकता है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो कह रहा है कि f(x) एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल 0 to ∞ में, और साथ में दिया है कंडीशन कि सच दैट इसका जो डेरिवेटिव है f(x) इज़ लेस दैन इक्वल टू 2f(x) और f(0) इक्वल टू 0 है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फंक्शन f(x) है वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि f जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 0 to ∞ टू 0 to ∞। नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से 0 हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर सकता है ये। और साथ में दिया हुआ है कि f(0) ये भी 0 है, और एक कंडीशन स्पेशली दिया हुआ है वो ये है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x) होगा फॉर ऑल x। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस इतनी सारे प्रॉपर्टी से हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए एक हमें दूसरे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, कंसीडर द फंक्शन gx, हम नाम दे रहे हैं gx इक्वल टू e⁻²x। ये हम किस इंटरवल में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 0 to ∞, क्लोज इंटरवल 0 to ∞, यानी नॉन नेगेटिव रियल्स। हालांकि ये पूरा डिफाइन तो है पूरे रियल नंबर में, लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर। तो क्लियरली यहाँ से g0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और जो फंक्शन होगा gx वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। और साथ में इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो g'(x) कितना हो जाएगा, g'(x) इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻²x, यानी कि 2 टाइम्स gx। अब हम एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं इस f/g, चूँकि जो g है वो कभी 0 नहीं होगा, तो हम f/g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लोज इंटरवल 0 to ∞ टू इसकी वैल्यू, चूँकि f भी ऑलवेज पॉजिटिव है और g भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर ही इसकी रेंज होगी। और चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फंक्शन है f, वो उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स f(x) है, मीन्स ये डिफरेंशिएबल है। और g फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो जो f/g है वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि g कभी भी 0 नहीं है, तो f/g भी पूरे के पूरे इस डोमेन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जो इसका डेरिवेटिव है अगर हम निकालें d/dx ऑफ f(x/gx) ये निकालें तो ये कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा gx f'(x) माइनस f(x) इंटू g'(x) डिवाइडेड बाई gx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो g'(x) है वो एक्चुअली किसके बराबर है, g'(x) इज इक्वल है 2gx। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये एक्चुअली हो जाएगा 2f(x) इंटू gx। हमने g'(x) की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो f'(x) है यहाँ पर वो लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स f(x) है फॉर ऑल x। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर ये f'(x) है वो लेस दैन इक्वल टू 2f(x) है, तो ये ओवरऑल लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा gx। हम f'(x) के यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, लेस दैन इक्वल टू gx टाइम्स 2f(x) माइनस 2f(x) gx डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ gx। और ऑब्वियसली ये दोनों gx
इंटू 2f(x) है माइनस 2f(x)(gx) है, तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 0 के बराबर हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि जो इसका डेरिवेटिव है f'(x), जो डेरिवेटिव है f/g का, वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो f/g है वो एक्चुअली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और इसलिए जो f(x/gx) है उसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 0 पर मिलेगी। तो ये f/0 g/0 से हमेशा छोटी रहेगी फॉर ऑल x। और f(0) की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना, 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x/gx) की वैल्यू ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 0 रहेगी। चूँकि यहाँ पर g0 की वैल्यू 1 है, तो f(0) 0 है, तो 0/1 यानी 0 हो जाएगा। तो f(x/gx) फॉर ऑल x ये लेस दैन इक्वल टू हमेशा 0 रहे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, चूँकि gx क्या है, ऑलवेज नॉन निगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है gx, इसलिए यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो f(x) है वो ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। अब ये तो हमें मिल गया कि f(x) लेस दैन इक्वल टू 0 होगा, और दिया हुआ क्या था कि जो f फंक्शन था उसकी वो डिफाइन था 0 टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि इसकी जो रेंज है वो कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो f(x) होगा वो क्या होगा, यहाँ से आया है कि f(x) लेस दैन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x, और यहाँ पर दिया है कि जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगी, यहाँ पर नॉन नेगेटिव होंगी। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो f(x) है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स क्या हो गया कि f(x) इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स ये कांस्टेंट हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लिमिट निकालना है, इसकी लिमिट कितना होगा, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली हमें अप्रोच करना है 0 पर। तो 0 पर अप्रोच करने पर हम या तो हम राइट हैंड साइड से जा सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड से आएंगे, यानी कि इसकी लिमिट लेंगे, तो जो राइट हैंड लिमिट है अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 1/0 प्लस h अगर करेंगे, यहाँ पर h ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू कहाँ अटेंड करेगी, ये इनफाइनाइट को अटेंड करेगी। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0 माइनस h, यहाँ पर भी h पॉजिटिव है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये अटेंड करेगी माइनस इन्फिनिटी को। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडेड रियल नंबर में भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R2 इज़ कम्पैक्ट। तो Rn में कम्पैक्टनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हाइन-बोरेल रिजल्ट, जो ये कहता है कि Rn का कोई भी सबसेट कम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो सेट क्या हो, क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों हों। इस पे बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि क्लोज सेट को कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि क्लोज सेट और ओपन सेट को कैसे हम देख के ही जस्ट कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ वो सेट ओपन है कि क्लोज्ड है। यहाँ पर जो सेट दिए हैं,
क्योंकि सभी इनइक्वलिटी प्रॉपर इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं है, या तो इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी के साथ में इक्वलिटी भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेट होंगे वो ऑलवेज क्लोज तो हैं, सभी के सभी क्लोज सेट हैं। सिर्फ हमें देखना है कि कौन सा सेट, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सेट है जो बाउंडेड है। तो बाउंडेड और क्लोज सेट हाइन-बोरेल थ्योरम से क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। ये है हाइन-बोरेल रिजल्ट का स्टेटमेंट कि Rn है तो उसमें कोई भी सबसेट A कंपैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A बोथ क्लोज्ड और बाउंडेड हो। तो हम अगर सेट A को देखें तो सेट A क्या है, अगर इसको हम देखें ग्राफिकली तो सेट A है, यहाँ पर x की लिमिट है मॉड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर होगी -1 और 1 के बीच में है, और मॉड ऑफ y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, यानी कि जो मॉड ऑफ y है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो इसके बाहर का एरिया हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नीचे ये -2 है, तो इसके बाहर का एरिया ये हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर x को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि मॉड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 है, तो सिर्फ हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ये जो लाइन है 1 और -1 से ये इतना, ये इनफाइनाइट स्टेप ये पूरा हो जाएगा, इधर भी इधर भी। तो ऑब्वियसली आप देख सकते होंगे कि ये अनबाउंडेड है, नीचे की तरफ भी y की वैल्यू पूरा कोई भी नेगेटिव y कोई भी हो सकती है जो लेस देन -2 हो, और यहाँ पर भी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो ग्रेटर देन 2 हो। तो ये x के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट वेरिएबल तो इसका बाउंडेड है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो बाउंडेड नहीं है, इसकी वजह से ये अनबाउंडेड सेट है और ये कंपैक्ट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर बी में जाएं तो अगर हम इस सेट को x मान लें या कोई दूसरा नाम सेट A मान लें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डेफिनीशन क्या है कि ऐसे यहाँ पर एलिमेंट है R2 के कि x² लेस दैन y² प्लस 5 हो। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर है और अगर हम ये एलिमेंट लें x, तो ये ऑब्वियसली A में होगा, क्योंकि x² जैसे हम करेंगे x² लेस दैन इक्वल टू x² प्लस 5 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कोई भी रियल नंबर x हो तो x ऑलवेज A में होगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, चूँकि यहाँ पर x की वैल्यू आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी लार्ज हो सकता है यहाँ पर x, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो A है वो अनबाउंडेड है, A इज़ अनबाउंडेड। इनफैक्ट जो A है, A जो भी सेट होगा वो ये जो इनफाइनाइट लाइन है, ये लाइन है y = x, इसको कंटेन करेगा और इसकी वजह से ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अनबाउंडेड है तो इसके लिए हाइन-बोरेल रिजल्ट से ये भी कंपैक्ट नहीं हो सकता है, क्लोज्ड है बट ये अनबाउंडेड है, इसकी वजह से ये कंपैक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी भी अगर देखें तो एक्चुअली ये क्या है, इनफाइनाइट लाइन y = x है, y = x ये लाइन है, ये सबसेट है R2 का, तो ये भी एक्चुअली क्लोज्ड है। लाइन हमेशा, कोई भी लाइन या कोई भी इनफाइनाइट कर्व हमेशा क्लोज्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर ये अनबाउंडेड है। यहाँ पर y की वैल्यू या x की वैल्यू आप जितनी भी लार्जर लेना चाहते हैं ले सकते हैं इस लाइन में, तो इसकी वजह से ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कंपैक्ट सेट नहीं हो सकता है। और एक ही ऑप्शन डी बचा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी कंपैक्ट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली कंपैक्ट सेट हो जाएगा। क्लोज तो है ही, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। और बाउंडेड ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पर जो x है, x मॉड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी कि x बाउंडेड हो गया। और
दिया है साथ में कि मॉड ऑफ वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि मॉड ऑफ वाई लेस दैन इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ पर x भी बाउंडेड है, y भी बाउंडेड है, इसकी वजह से ये सेट जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में बाउंडेड हो जाएगा और क्लोज्ड भी है, इसलिए ये कंपैक्ट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन 6 में दिया है, इससे रिलेटेड या कार्डिनलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नेट या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और कार्डिनलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। और अगर आप कार्डिनलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने एक 2 वीडियो बनाए हैं कार्डिनलिटी पर, उसको आप देख लेंगे तो कार्डिनलिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके हमेशा सही होंगे। यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि फॉर ईच जे लेट ए जे बी फाइनाइट सेट कंटेनिंग एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। फाइनाइट सेट है इसलिए ये ऑब्वियसली काउंटेबल रहेगा, काउंटेबल तो होगा ही, फाइनाइट है तो ऑब्वियसली काउंटेबल रहेगा, लेकिन काउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, जिसको हम डिन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं। तो हमें देखना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो चूँकि ये फाइनाइट सेट है, सभी ए जे फाइनाइट है और हमें पता है कि जो काउंटेबल यूनियन होता है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वो ऑलवेज काउंटेबल होता है, इसलिए इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम ऑप्शन नंबर ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल यूनियन लिया हुआ है, ये जे बिलोंग कर रहा है जे इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि जे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, डिन्यूमरेबल सेट है, और सारे ए जे क्या हैं, फाइनाइट है, और फाइनाइट है तो वो काउंटेबल होंगे ही। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ ऑलवेज काउंटेबल। इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम ये फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगेन अगर हम सेकेंड ऑप्शन में आए तो यहाँ पर काउंटेबल यूनियन तो लिया हुआ है और यहाँ पर जो सेट है किसका लिया है, ए जे क्रॉस ए जे प्लस 1। तो ए जे भी फाइनाइट है और ए जे प्लस 1 भी फाइनाइट है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी फाइनाइट होगा एट मोस्ट, और फाइनाइट है तो काउंटेबल हो जाएगा। तो अगेन सेम रिजल्ट कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, इसकी वजह से ये ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन डी में जाएं तो कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज ट्रू है, सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प तो सही है ही नहीं, क्योंकि हमने ए और बी को पहले ही डिस्कार्ड कर दिया कि ए और बी दोनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी में कह रहा है कि सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, डी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हमें सी से रिलेटेड रिजल्ट नहीं भी मालूम है तो हम 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करके ऑप्शन सी को फाइनली करेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सी को डायरेक्टली करने के लिए आपको एक रिज़ल्ट मालूम होना चाहिए कि अगर एजे क्या है, ये इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 1 है, मीन्स कि फॉर ऑल जे, या एटलीस्ट इनफाइनाइटली मैनी जे के लिए जो एजे की कार्डिनलिटी है वो 1 से ज़्यादा है, मीन्स कि एजे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 से ज़्यादा हो, और उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, काउंटेबल प्रोडक्ट सॉरी इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ना, फाइनाइट प्रोडक्ट तो ऑलवेज काउंटेबल सेट का काउंटेबल ही रहेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट है, डिन्यूमरेबल प्रोडक्ट ले रहे हैं, और उनमें से डिन्यूमरेबल सेट ऐसे हैं जिनमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से ज़्यादा हैं, तो इन जो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करके आप कर सकते हैं, और चाहे तो 3 जो ऑप्शन हैं उनको डिस्कार्ड करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, लिमिट इस टाइप के लिमिट पर बेस्ड है, कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगा सिर्फ सिंगल 1 स्टार। अगर आपको रिज़ल्ट मालूम है इससे रिलेटेड तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिमिट निकालना है हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 और 1 अपॉन
स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में, और इससे हम लिख सकते हैं लिमिट, पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n-1, और यहाँ से हम n स्क्वायर को हम बाहर कॉमन लेना चाहते हैं, तो n स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे तो ये n बाहर आएगा और हमें मिल जाएगा 1/n इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। अब सोचिए कि हमारा r बाई एन क्या है, ये आपका वेरिएबल टाइप से है, x है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर r चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है 1 to n-1 तक। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n यहाँ पर कांस्टेंट है तो 1/n आएगा, और 1/n dr इक्वल टू dx हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए आप इस इंटीग्रल को आप चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू जब हम लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, और n टेंड्स कर रहा है इनफाइनाइट को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। और फिर अपर लिमिट क्या है r की, n-1 है, तो n-1/n हो जाएगा, और लिमिट जब n टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 को हो जाएगी। तो ये एक्चुअली जो समेशन लिमिट दिया हुआ है उसको जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो जाएगी, और ये 1/n ये dx के साथ में आ जाएगा। तो और बचेगा क्या, 1/√1 माइनस r/n की वैल्यू आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इजीली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स x है, और जैसे ही हम लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो इजीली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये π/2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर इसकी लिमिट निकालना बहुत मुश्किल होता है इन केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, और साथ में दिया है कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है। मीन्स कि f ऑफ a और f ऑफ b में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव दिया है तो एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव, चाहे तो f ऑफ a पॉजिटिव हो, चाहे तो f ऑफ b पॉजिटिव हो और f ऑफ a नेगेटिव हो, दोनों का साइन अपोजिट होगा, ये दिया हुआ है। तो अगर आप इसको आप देखें तो जो f ऑफ a b एक f क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ है, मान लेते हैं कि f ऑफ a ये क्या है, पॉजिटिव है, और f ऑफ b नेगेटिव है। अब कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये कुछ f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे होगी, और f ऑफ b की वैल्यू नेगेटिव है, ये f ऑफ b है और ये f ऑफ a है। चूँकि फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल a b में क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, और क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, कनेक्टेड होता है। तो इसकी वजह से जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो हमेशा ए से बी तक कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक किए हुए यहाँ से कनेक्ट होगा, और इसकी वजह से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जहाँ पर ये इसका जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, और यही ऐसी वैल्यू है जहाँ पर यही एक्स की ऐसी वैल्यू हो जाएगी x0 पर, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x0
एक्स नॉट पर 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, x एक्सेस को कट कर रहा है। इसकी वजह से कम एक रूट ज़रूर फंक्शन का मिलेगा, इस कंटिन्यूस फंक्शन का मिलेगा, अगर f ऑफ a और f ऑफ b दोनों अपोजिट साइन के हैं तो। और इसके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत है किसकी, कि जो क्लोज इंटरवल है वो कनेक्टेड सेट होता है। इस रिज़ल्ट की हेल्प से हम इस रिज़ल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी बाउंडेड है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोज इंटरवल कंप्लीट है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्लोज इंटरवल कम्पैक्ट है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें कनेक्टेडनेस चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी की, ये कंक्लूड करने के लिए कि कम से कम एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 ज़रूर होगी फंक्शन की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको कभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डोमेन है वो कनेक्टेड होना चाहिए, और कनेक्टेड सेट जो रियल नंबर में होते हैं वो हमेशा इंटरवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सीक्वेंस पे बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उस पर फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है जो ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। फिर ऑप्शन सी में अगर आए, एवरी कॉसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि जो रियल नंबर है वो कंप्लीट होता है, इसकी वजह से कोई भी कॉसी सीक्वेंस होगा रियल नंबर का वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू स्टेटमेंट है। हमें ऑप्शन नंबर ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी, ऑप्शन ए भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। ऑप्शन डी में आते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉसी सीक्वेंस। ये तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो वो हमेशा कॉसी सीक्वेंस होता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो, तो ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कॉसी सीक्वेंस होता है, और कॉसी सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये सीक्वेंस हमेशा कॉसी है, और कॉसी सीक्वेंस हमेशा इम्प्लाई करेगा कि ये बाउंडेड हो। कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब स्पेस कंप्लीट हो जाता है। कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन जब कॉसी सीक्वेंस, हर एक कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो उस केस में स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। तो जैसे सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट होता है, इसलिए वहाँ पर कॉसी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। फिर ऑप्शन बी में अगर हम आते हैं, तो 3 ऑप्शन वैसे भी डिस्कार्ड हो गए हैं, तो जो ऑप्शन बी है वही आपका स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं होगा, तो यही हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो तो वो हमेशा कन्वर्जेंट हो, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम -1 टू द पावर n ले लें, तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, लोअर बाउंड इसका -1 है, अपर बाउंड इसका +1 है, लेकिन ये इज़ बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। तो ये एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कह रहा है कि यहाँ पर f और g डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 to 2 में, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है, f ऑफ 0 की वैल्यू 4 है, f ऑफ 2 पर वैल्यू 8 है, g ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और कंडीशन दिया है कि f डैश x इक्वल टू g डैश x है फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल 0 to। तो हमें कैलकुलेट करना है g ऑफ 2, जो फंक्शन g है उसकी वैल्यू एट पॉइंट 2 पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है कि जो fx है, f डैश x है, वो एक्चुअली g डैश x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
और ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। अगेन यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल 0 to 2 दिया है ये कनेक्टेड सेट है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि जो f माइनस जी है वो क्या हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको नाम हम दे देते हैं c, कांस्टेंट c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डोमेन है वो कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f माइनस जी कॉन्स्टेंट है। अगर डेरिवेटिव डोमेन में 0 हो रहा है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा अगर वो डोमेन कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो हम ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 to दिया है और इंटरवल हमेशा कनेक्टेड होते हैं, तो हम ये निकाल सकते हैं कि f माइनस जी ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। f माइनस जी इक्वल टू हमने नाम दिया कि ये कांस्टेंट c के बराबर है। अब दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 4 दिया है, इसलिए f ऑफ 0 माइनस g ऑफ 0 भी दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। और f ऑफ 0 की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और g ऑफ 0 की वैल्यू दिया है 0, तो c की वैल्यू हमें मिल गई। दिस इम्प्लाइज c बराबर 4, c बराबर 4 हो गया। अब हमें वैल्यू की निकालना है g ऑफ g की वैल्यू निकालना है एट पॉइंट 2 पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जो g ऑफ 2 है वो इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस c, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितना दिया है, f ऑफ 2 की वैल्यू 8 दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशन में, और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 4, तो ये g ऑफ 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पेपर के। उम्मीद है आपको ये वीडियो सेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।